हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। एंड स्टूडेंट, आज हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और चैप्टर का नाम हमारा है द नेशनल मूवमेंट। और जो टाइम पीरियड हम पढ़ने वाले हैं वो है 1870 से लेकर 1947 तक। ठीक है बच्चों, आज हम जिन टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो टॉपिक, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे चैप्टर, क्योंकि आज लेक्चर नंबर 1 है हमारा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हमारा किससे होगा? सीधी सी बात है, इसके इंट्रोडक्शन से होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसकी हम डीप नॉलेज लेंगे, और साथ में मैं लास्ट में आप लोगों से पूछूंगी एक क्वेश्चन, और आपको उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसलिए आप चैप्टर को, लेक्चर को, या कह सकते हो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमारा चैप्टर स्टार्ट ही किससे हो रहा है? द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो सबसे पहले हम नेशनलिज्म का मतलब समझ लेते हैं कि नेशनलिज्म क्या है पहले। तो नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ लव और प्राइड, अभिमान फॉर योर ओन कंट्री। तो एक ऐसी फीलिंग जिसमें आपको अपनी कंट्री से प्यार और उस पर आपको अभिमान है, या दूसरे अगर अदर वर्ड्स में कहे, अ फीलिंग दैट योर कंट्री इज बेटर देन एनी अदर, कि आपकी जो कंट्री है, एक ऐसी फीलिंग आपके अंदर कि सारे देश या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। तो यही जो आपके फीलिंग है, यही जो आपकी भावना है, उसको बोलते हैं नेशनलिज्म। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसा कि हमने देखा या अभी तक हमने जाना कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, ठीक है, क्वीन, ये जो दिख रही है आपको, क्वीन विक्टोरिया द्वारा फर्स्ट नवंबर 1858 को एक घोषणा के साथ खत्म हो गया। गवर्नमेंट यानी इसकी जो सारी पावर, ईस्ट इंडिया की जो सारी पावर थी, वो किसके हाथ में आ गई? वो आ गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में। और ये बात कब की चल रही है? ये बात उसी टाइम की चल रही है, 1858 की। ठीक है, लेकिन जो इंडिया के लोग थे, ये जो भारत के लोग थे, फिर भी इनको गवर्नमेंट में कोई इनकी हिस्सेदारी नहीं थी, और इनको पॉलिसी बनाने या नए लॉज, नए कानून बोल सकते हैं बनाने में, इन लोगों का कोई योगदान नहीं था। ठीक है, तो लोगों का ये जो गुस्सा था कि भाई हम भारत के लोग हैं और हमें ही कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो इस बात का उनको बहुत गुस्सा था, जो कि उनका अलग अलग विद्रोहों के रूप में सामने आया। और यहीं पर जन्म हुआ इंडियन नेशनल मूवमेंट का। इस दौरान बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशन यानी बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप बनाए गए। ठीक है, ताकि इंडियंस की जो प्रॉब्लम है या भारतीयों की जो प्रॉब्लम्स है उनको बताया जा सके। परंतु ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थे या पॉलिटिकल ग्रुप थे, भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित थे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कैलकाटा, यानी कलकत्ता बोलते थे पहले, अब उसको कोलकाता बोलते हैं, में उन्होंने एक इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इस तरीके से बहुत सारे जो एसोसिएशन थे उस दौरान बनाए गए थे। पूछा जाए एम क्या है इसका, तो एम यही था कि इंडियन की जो प्रॉब्लम्स है, भारतीयों की जो समस्या है, वो लाई जाए, बाहर लाई जाए, गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाए। ठीक है बच्चों, बड़े आगे चलिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को दिसंबर 1885 में एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा, जो कि ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, यानी एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने
उसकी स्थापना की थी, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उन्हें पूरी कंट्री के अलग अलग रीजन के 72 जो हाईली एजुकेटेड इंडियंस थे, उनका उनको समर्थन प्राप्त था। ठीक है, उनका उनको पूरी तरीके से उनको वो सपोर्ट कर रहे थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि ए.ओ. ह्यूम द्वारा बनाई गई थी, तो इसकी जो सबसे पहली मीटिंग बॉम्बे यानी अभी बोले तो मुंबई में W.C. बनर्जी यानी वोमेश चंद्र बनर्जी के अंडर में हुई थी। ठीक है, और इस तरीके से धीरे 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 ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, यानी ये जो टाइम फ्रेज चला, ये जो टाइम पीरियड चला, ये चला 1885 से लेकर जब ये एस्टैब्लिश की गई 1947। 1847 कैसे होगा, ये स्टार्टिंग हुआ था 1947 के। और इस दौरान ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये इस नेशनल मूवमेंट की जो है वो बैकबोन बन गई, यानी एक जरूरी हिस्सा या मेन पार्ट बन गया। समझ रहे हो बच्चों? तो यहाँ पर एक चीज आप समझ लो पहले आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ये बार बार आएंगे। तो बार बार जब आएंगे ये, तो इसका पहले आप मीनिंग समझ लीजिए, फिर आपको ये चैप्टर जो है वो बहुत आसान लगेगा। तो ये मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ये एक आइडियोलॉजी थी, समझ लो आप। ठीक है, तो ये जो मॉडरेट्स, जिस आइडियोलॉजी को मानने वाले जो लोग थे, मॉडरेट आइडियोलॉजी को मानने वाले जो लोग थे, ये ऐसे पॉलिसीज में विश्वास रखते थे कि जो छोटे मोटे माइनर इश्यूज है वो आपस में सेटलमेंट करके जो है सुलझाया जाए, और गवर्नमेंट के साथ जो है वो मिलकर काम किया जाए और आगे बढ़ा जाए। लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी जिनका पॉलिटिकल ओपिनियन बहुत ज़्यादा उग्र होता था, इनका बोलना था कि भाई आप समझा बुझा के अपनी बात नहीं मनवा सकते, इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, जैसे स्ट्राइक हो गया, रैलीज हो गया, चीज़ों का बायकॉट यानी बहिष्कार हो गया। तो एक्शन के द्वारा आप अपनी बात जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा देते हैं। तो शुरुआती दौर में कांग्रेस के कामकाज में भी जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे, उनके जो कामकाज थे, उनके जो एक्टिविटीज थी, उन नेताओं से प्रभावित थी जिन्हें मॉडरेट कहा जाता था। ठीक है, मॉडरेट यहाँ पर देख लीजिए, मॉडरेट कुछ ये है, आगे मैंने खैर टाइम लिखा है। और ये जो टाइम पीरियड था वो था 1885 से लेकर 1905 के बीच का। ठीक है, और ये जो मॉडरेट लोग थे, ये ब्रिटिश पर पूरी तरीके से जो है वो विश्वास करते थे। उन्होंने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, लक्ष्य यानी गोल्स तक या गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए मीडियम रास्ते अपनाए। मीडियम रास्ते अपनाए का मतलब होता है कि ऐसे रास्ते जो ज़्यादा आसान भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थे। तो उनकी कुछ डिमांड थी, और ये डिमांड्स क्या थी कि पहला था, आपकी बुक में भी लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। तो पहला था, यानी लोगों की भलाई या कल्याण के लिए या वेलफेयर के लिए पूरी कंट्री में एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, फिर इनकी दूसरी डिमांड क्या थी, ये देखिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इसको यहाँ से, ये देख लीजिए। ठीक है, तो सभी प्रोविंसेस यानी स्टेट में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको कि विधान परिषद भी बोला जाता है, वो बननी चाहिए, यानी हर एक स्टेट में। ठीक है, थर्ड देख लीजिए, रिक्रूट इंडियंस फॉर हायर पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में हायर पोजीशन में, यानी जॉब के लिए, या बोल सकते हैं कि बहुत ऊंची पोस्ट के लिए, जो बड़ी बड़ी पोस्टें बनाई गई है, वहां पर भारतीयों को या इंडियंस को जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एंश्योर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट, यानी भारत में जो चल रही इंडस्ट्रीज है अलग अलग चीज़ों को बनाने की, या हैंडीक्राफ्ट्स है या आर्ट्स वाली चीज़ें हैं, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास
जॉब हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास काम हो, तो जितना ज़्यादा काम होगा उतना ज़्यादा लोगों की अर्निंग होगी और भारत की जो अर्थव्यवस्था है या कह सकते हैं इकोनॉमी है वो अच्छी होगी। ठीक है। और जो भारत का पैसा है, नेक्स्ट देखिए आप, जो भारत का जो पैसा है उसे फॉरेन कंट्री यानी ब्रिटेन नहीं जाने देना। ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रिटिश भारत में आकर इंडियन रिसोर्सेज का और लोगों का जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं उसको बंद करना। ठीक है। और उसके बाद सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं उसको इंडिया में हेल्ड करना या रखवाना। तो इस तरीके के कुछ इनके डिमांड्स थी। और इनमें जो कौन कौन से नेता थे आगे हम पढ़ लेते हैं। इनमें थे सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, महेंद्र गोविंद रनाडे और बदरुद्दीन तैयब जी और कुछ और भी बहुत सारे लोग थे। समझ आ गया आपको। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये जो टाइम पीरियड चला ना बच्चों, ये टाइम पीरियड बोलते हैं ना जब मुश्किलें आती है तो चारों तरफ से मुश्किलें आती है। अब ये जो टाइम पीरियड एक तरफ जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से इनका मतभेद चल रहा था कि भाई इनको भी गवर्नमेंट में पॉलिसीज बनाने में भारत के लिए जो पॉलिसीज बनाई जा रही है उसमें अहमियत दिया जाए। और दूसरी साइड देखो उसी टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ कि भारत में प्लेग और फेमाइन यानी अकाल भूखमरी ने हजारों लोगों को मार डाला। भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत खराब हो गई। यंग इंडियंस यानी जो नौजवान भारतीय थे उन्होंने उनको नफरत होने लगी कि ब्रिटिश किस तरीके से भारतीयों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, किस तरीके से उनको अनदेखा कर रहे हैं। लोग मर रहे हैं लेकिन ब्रिटिश को कोई असर नहीं पड़ रहा है। और ये जो यूथ थी ना, ये जो यूथ थी कौन सी इंडियन जो यूथ थी ये वाली, ये लोग इथोपिया, जापान और रशिया के उन आम लोगों से इंस्पायर्ड थे जिन्होंने अपने ऊपर करने वाले जो अत्याचार उनके ऊपर हुए थे उसके अगेंस्ट उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। तो उनको लगा था यूथ इंडियन को जब ये लोग अपनी आवाज उठा सकते तो भाई हम क्यों नहीं उठा सकते। समझ रहे हो आप। तो इन लोगों से, किन लोगों से, यहाँ लिख दूं क्या, यहाँ लिख दूं, वैसे आपकी बुक में है बच्चों, इथोपिया, जापान एंड रूस। ये कुछ ऐसी कंट्रीज थी जिनके आम जो लोग थे जब इन लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया तो इन्होंने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी। तो इनमें से कुछ जो यंग लीडर थे, ठीक है, उनके इनके जो कुछ यंग लीडर थे वो कौन कौन थे। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम तो वैसे ऑलरेडी देखिए आप बना ही हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पर इनके जो लीडर्स थे ये कौन कौन से लीडर थे यहाँ पर देख सकते हो आप। औरबिंदो घोष, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, ये कुछ ऐसे लीडर्स थे। ये कुछ ऐसे लीडर्स थे। इनको रेडिकल्स, ये हटा रही हूँ मुझे थोड़ा समय, इनको रेडिकल्स भी कहा जाता था। यानी रेडिकल्स ऐसे लोग जिनको अपील जैसे शब्दों में कोई विश्वास नहीं था। इनका वही जो मैंने पीछे एक्सट्रीमिस्ट का बताया था बस वही है। इनका विश्वास था एक्शन में, जैसे प्रोटेस्ट करना, हड़ताल करना और स्लोगन नारेबाजी करना, जिससे कि ये अपनी बात जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। इनकी यही कोशिश होती थी, इनकी यही कोशिश होती थी कि किसी भी तरह से हिंदुस्तान के कल्चर और हिंदुज्म को बचाया जा सके। समझ रहे हो बच्चों, समझ आया आपको। चले आगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब ध्यान से समझना, आप एक बार समझ लिए तो फिर भूलने के तो देखो आपकी कोई बात ही नहीं है कि आप भूल पाओगे। और क्वेश्चन आंसर याद करने से नहीं होता है, क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए और आंसर आपको बनाना आना चाहिए। बनाओगे तब जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, समझ ही नहीं आएगा तो याद फिर वो रट्टेबाजी होती है जो एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में डर के मारे वो सब बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए ताकि याद ना करना पड़े, आप खुद उसको बना सको। तो नेशनल मूवमेंट को कमजोर करने के लिए थोड़ी सी एक कहानी सुन लीजिए आप।
ताकि अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओ। तो नेशनल मूवमेंट जैसे कि हमने पहले देखा कि चल रहा था, तो नेशनल मूवमेंट से भाई ये जो ब्रिटिश थे, मूवमेंट से ये जो ब्रिटिश थे वो डर गए थे, क्योंकि जब बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं तो लोग डर डर जाते हैं। तो इसी तरीके से ये ब्रिटिश भी डर गए थे। ठीक है, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि भाई ये जो हिंदू मुस्लिम है, इनकी जो यूनिटी है, इनकी जो एकता है, उसको क्यों ना बोला कमजोर किया जाए। तो इसी साजिश के तहत जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के पार्टीशन का आदेश दे दिया। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर ये जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था वो कोई मतलब ये एक पॉलिटिकल रीजन था, जिसको कि इन्होंने रिलीजन के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया था। हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़ाने का जो काम किया था वो इस आदमी ने किया था, लॉर्ड कर्जन। चले आगे। तो अब ये देखो कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी बढ़ रही है। तो लोगों ने इनसे कारण पूछा, तो इन्होंने लोगों को के सामने यानी जो ऑफिशियल रीजन दिया, उन्होंने बोला कि भैया इतने बड़े कंट्री को, ये जो इंडिया है इतना बड़ा है कि इधर रूल करना और यहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए बोलते इसको अलग अलग पार्टीशन करना पड़ा। लेकिन लोग इतने बेवकूफ नहीं थे, वो इनकी चाल को जो है वो समझ चुके थे और जान गए थे कि ये जो पार्टीशन हो रहा है ये हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी नफरत को जन्म देने जैसा है। ये इन्होंने इस पार्टीशन के अगेंस्ट आवाज उठाई और उस दिन को, जिस दिन ये पार्टीशन हुआ ना, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उन्होंने 3 चीजों पर बड़ा फोकस किया, स्वदेशी बायकॉट और नेशनल एजुकेशन। उन्होंने फॉरेन की जो चीजें थे या फॉरेन गुड्स था उसको बायकॉट यानी बहिष्कार कर दिया। ठीक है, उन्होंने उसकी जगह ज्यादा से ज्यादा इंडियन गुड्स इस्तेमाल करने की लोगों को प्रेरणा दी। और नेशनल एजुकेशन का इस्तेमाल इन रेडिकल्स द्वारा, ये जो रेडिकल थे, उग्र जो पॉलिटिकल विचारधारा वाले जो लोग थे, उन्होंने इसका इस्तेमाल जो है वो स्वराज्य, आजादी प्राप्त करने के लिए किया। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, कि आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये तिलक जी के इस नारे ने स्वराज की जो आग है वो आम लोगों के बीच जो है वो दहका दी थी। और यहाँ पर स्टूडेंट का भी बच्चों बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इन्होंने क्लासेस अटेंड करने से यानी स्कूल जाने से मना कर दिया। फॉरेन गुड्स और जो बेचने वाली दुकानें थी उनको बंद कर दिया। और यहाँ पर जो महिलाएं थी, विमेन थी, वो भी भैया पीछे कहाँ रहने वाली थी, वो भी यहाँ पर धरने में शामिल हो गई। यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है, पिकेटिंग। ठीक है, इसको समझ लीजिए, ये आगे आने वाली क्लासेस में भी काम आएगा। 9th में भी आएगा ये, अगर हिस्ट्री क्या पढ़नी पड़ेगी आपको तो वहां पर भी आएगा। तो पिकेटिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इन विच पीपल, यानी पिकेटिंग क्या है, एक फॉर्म है प्रोटेस्ट करने की, और इनमें जो भाग लेने वाले लोग होते हैं उनको पिकेट्स या पिकेटर्स कहते हैं। ये उस जगह पर, उस लोकेशन में बाहर खड़े होकर धरना देते हैं जहां पर वो इवेंट या प्रोटेस्ट धरना जो है वो चल रहा होता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। द रेडिकल ग्रुप अमंग द कांग्रेस एनकरेज। कांग्रेस में हमने देखा था कि कुछ कुछ जो थे वो मॉडरेट भी थे और रेडिकल्स भी थे। तो कांग्रेस के बीच में ये जो रेडिकल ग्रुप थे उन्होंने किन किन चीजों को एनकरेज किया, जैसे स्वदेशी गुड्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। ठीक है, और जो फॉरेन गुड्स है उसको बायकॉट कर देना। रैलियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, जहां पर फॉरेन गुड्स को बायकॉट करने के लिए नारेबाजी की जा रही होती है। गवर्नमेंट सर्विसेज, स्कूल, कॉलेज सब बंद कर देना। और ब्रिटिश के द्वारा जितने भी सम्मान टाइटल्स दिए गए हैं
उनको वापस, उनको ब्रिटिश यानी गवर्नमेंट को जो है वो वापस कर देना। स्वदेशी मूवमेंट बच्चों तेजी से बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बंगाल से महाराष्ट्र और पंजाब तक फैल गया। गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्होंने इस मूवमेंट को खत्म करने की जो है वो भरपूर कोशिश की। और इसी पीरियड में दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता में एक सेशन हुआ था, यानी एक मीटिंग हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने, कब की बात है, 1960 की। और उन्होंने लोगों से आह्वान किया था, लोगों से अपील की थी कि स्वराज के लिए सब एकजुट हो जाए और ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाए। ठीक है, तो 1907 में सूरत में एक सेशन हुआ था जिसमें कि मॉडरेट और ये जो क्या नाम इनका, मॉडरेट और एक्सट्रीम्स या रेडिकल्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस यानी मतभेद देखने को मिला था। तो जिस कारण क्या हुआ कि पार्टी का जो है वो डिवीजन, विभाजन हो गया, अलग अलग टुकड़ों में बट गई। तो उसके बाद दोनों ही जो ये ग्रुप थे, देखो पहुंचना सबको एक ही था, एक ही जगह, सबको आज़ादी चाहिए थी, लेकिन अब इन्होंने अपने जो रास्ते थे वो अलग अलग बना दिए। जो मॉडरेट ग्रुप के लीडर थे वो गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता थे। और रेडिकल्स को तो जो ब्रिटिश थे उनको एक्सट्रीमिस्ट तक कह दिया था। एक्सट्रीमिस्ट यानी जिनके पॉलिटिकल ओपिनियन, यानी अ पर्सन हु हैज एक्सट्रीम पॉलिटिकल ओपिनियन, यानी एक ऐसा पर्सन जिसका जो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है बहुत ही ज्यादा उग्र होता है। और इसको जो इनके लीडर थे वो थे लाल बाल पाल। तो क्वेश्चन यही है आपका कि लाल बाल पाल का मतलब क्या है, और जाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और जिनका आंसर अच्छा रहेगा उनका अगले वीडियो में मैं नाम लूंगी, जिन जिन के आंसर मुझे सही लगेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 1 फिनिश होता है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और कुछ डाउट रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। और तब तक रिवाइज करके आइए, फिर मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 2 में।